हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम चला रहे हैं संपूर्ण हिंदी आने वाले एग्जाम के लिए यूपीएसआई के लेवल की। ठीक, अब यूपीएसआई का है तो इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं हिंदी के लिए बहुत ही अच्छे से। देखिए, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लगभग अपना 80 से 90% कोर्स हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो देखिए, आज हम लेकर के आए समास। ठीक है, ये समास का पहला पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समास के बारे में। ठीक है, देखिए समास होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे समास होता क्या है। ठीक, अगर देखिए आप पिछले के वीडियो देखने आते हैं, पूरे हमने एक तरीके से लगा रखे हैं। ठीक, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण हिंदी 2021 न्यू बैच। ठीक है, ऑल एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे मिल जाएगा, आप वहां जाकर के बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समास के बारे में। समास का अर्थ क्या होता है, कोई चीज समझिएगा। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। जैसे समझिएगा, कहा गया कि 10 हैं आनंद जिसके, क्या 10 हैं आनंद जिसके, आनंद जिसके। अब देखिए, इसको हमने जिसके अर्थात दशानन, अर्थात दशानन। ठीक, अर्थात दशान, अर्थात रावण कह जाएगा, अर्थात रावण कह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, अगर इसको हम छोटा कुछ कर दें तो वही क्या है, समास है। अब हमने इसको कह दिया दशानन। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसको हमने छोटा कह दिया दशानन। तो ये जो इतनी बड़ी चीजों को हमने इतने में सिलेक्ट कर दिया, समेट दिया, यही क्या है, समास है। इसी को क्या बोलते हैं, संक्षिप्त। किसी चीज को छोटा कर देना वही क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त कहलाता है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर पूछेगा कि संक्षिप्त समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है, संक्षेपीकरण होता है, ये आप समझ गए। अब पूछ लेगा कि समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम व्यास होता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, और कई बार पूछा भी गया है। ठीक, अब देखिए, अगर हम समास का संधि विच्छेद करते हैं, सम धन आस। सम मतलब क्या होता है, बराबर या फिर पास। आस मतलब क्या होता है, बैठना, यानी पास बैठना। दो चीज मतलब किसी चीजों को मिला करके उसको पास बिठा देना, मतलब समेट देना, वही क्या होता है, समास होता है। किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो दोस्तों, उनको मिला करके अगर कोई सार्थक शब्द बन रहा है दोस्तों, वही क्या है, समास। देखिए, जैसे हमने कहा हवन के लिए सामग्री। देखिए, 4 वर्ण हैं, सॉरी 4 शब्द हैं। ठीक है, अब 4 शब्दों को हमने समेट दिया, क्या, हवन सामग्री। इतना बड़ा कहने से अच्छा था भैया हम कहते हैं आपसे कि भैया हवन के लिए सामग्री लेते आना। अब कहते हैं, हम सीधा कहते हैं, उसको छोटा कर दें, हवन सामग्री ले आना। अब देखिए, ये क्या हुआ, ये समास हो गया। ठीक है, ये छोटा है तो समास हो गया। ये क्या है, समास विग्रह है दोस्तों। क्या है, समास विग्रह, बड़े शब्द है। अब दूसरा देखिए, जैसे हमने कहा कि 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक, इतना बड़ा सेंटेंस हमें कहने की जरूरत है, इसका हमने समास कर दिया, क्या छोटे में कह दिया, क्या कह दिया, दशानन भैया। ठीक है, बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब वही चीज जैसे गंगा का जल। देखिए, गंगा का जल कहा हमने इसको एक ही लाइन में कह दिया, गंगा जल लाओ। जैसे हम कहें आपसे कि गंगा का जल लाइए, है ना, हमने कह दिया गंगा जल लाओ, बिल्कुल एकदम छोटा कर दिया, वही क्या है, समास। देखिए, इसका हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, यही क्या है, समास है। ठीक है, क्या है, गंगा जल क्या है दोस्तों, यही क्या है, समास है। चलिए अब देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। क्या, समास विग्रह या फिर व्यास कहते हैं। समस्त पदों के क्या कहते हैं कि जो अलग अलग कर दे, उनके हम अलग अलग कर दे, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे देखिए, कहा गया पॉकेट मार। अब देखिए, पॉकेट मार को हम अलग अलग कर देंगे, क्या, अलग अलग। देखिए, ये क्या है, पॉकेट मार क्या है, समास है। अब समास को हम अलग अलग कर रहे हैं, पॉकेट को मारने वाला, ये क्या होगा, ये समास विग्रह है। देखिए, अलग अलग कर दिया, बड़ा हो जाता है ना, मतलब समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, और समास विग्रह का मतलब होता है उसको बड़ा कर देना, खोल देना। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, समास कौन सा है, तो पॉकेट मार क्या है, समास है। और पॉकेट को मारने वाला दोस्तों, यही क्या है, समास विग्रह, मतलब हम इसको तोड़ दें, विग्रह कर दें इसका, तो ये क्या हो जाए, बड़ा होगा वो समास विग्रह होगा, छोटा होगा वो क्या होगा, समास होगा। ठीक, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए, जैसे विधानसभा, तो विधान के लिए सभा, तो ये क्या हो, ये समास विग्रह है, और ये क्या है, समास है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, समस्त पद या सामसिक पद। अब समस्त पद या सामसिक पद क्या होता है दोस्तों, देखिए, समास के नियमों से बने पद समस्त पद कहलाते हैं। जो समास के नियम होते हैं दोस्तों, उनसे बने शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समस्त पद कहते हैं। अब देखिए, समास में प्रायः 2 पद होते हैं, आपको पता होगा कि 2 पद होते हैं। किसी का प्रथम पद प्रधान होगा, किसी का अंतिम होगा, किसी के दोनों होंगे, किसी का कोई भी नहीं होगा ना, तो ये चीज हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं, आपको पता होगा, जो पहले वाला पद होता है उसको पूर्व पद या फिर प्रथम पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं, उत्तर पद या फिर अंतिम पद कहा जाता है। ठीक है, दूसरे पद को क्या
बोलते हैं, उत्तर पद या फिर अंतिम पद कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या है, कमल नयन, तो कमल नयन में देखिए कमल क्या है, ये पूर्व पद है, ठीक है, ये पूर्व पद है जिसको प्रथम पद भी कह सकते हैं, और नयन क्या है, ये उत्तर पद है जिसे अंतिम पद भी हम कह सकते हैं। अब त्रिनेत्र में क्या है दोस्तों, त्रि क्या है, ये पूर्व पद है, क्या है, पूर्व पद है, और नेत्र क्या है, अंतिम पद है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर एक समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक अंतिम पद होता है, किसी में पूर्व पद की प्रधानता होगी, किसी में अंतिम पद की, ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब देखिए पदों के आधार पर समास के भेद, क्वेश्चन पूछेगा कि पदों के आधार पर समास के भेद कितने हैं, तो 4 बता देना। कौन कौन सा, देखिए प्रथम पद प्रधान, अब देखिए कैसे याद करेंगे, किस समास का कैसा पद प्रधान होता है, प्रथम पद किसका होगा, अंतिम पद किसका होगा, दोनों पद किसके होंगे, दोनों पद किसके नहीं होंगे, समझिए। प्रथम पद किसका होता है, देखिए हम कभी भी कुछ शुरू करते हैं, देखिए मान लिया हमने हिंदी शुरू किया तो हम सबसे पहले आ पढ़ते हैं, क्या, आ शुरू करते हैं ना, तो देखिए आ से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या, इसका प्रथम पद प्रधान होगा। तो आ से हमारा कौन सा समास शुरू होता है, अव्यय भाव समास। तो याद रखना एकमात्र समास है अव्यय भाव जो कि आ से स्टार्ट होता है, और आ से हम शुरुआत करते हैं, यानी का शुरुआत वाला, यानी पहला पद प्रधान होगा किसका, अव्यय भाव का। अब देखिए द्वितीय पद प्रधान वाले समास, तो द्वितीय पद प्रधान वाले समास कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन सा है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है, तो इनके दोनों पद प्रधान होते हैं, समझ लीजिएगा, सॉरी द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों नहीं दूसरा पद, ठीक है। अब देखिए उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, तो केवल और केवल द्वंद्व समास। कैसे याद रखेंगे आप, देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से द्वंद्व लिखते हैं। देखिए द्वंद्व में दोनों बराबर लग रहे हैं ना, इस जैसे डैश लग रहा है, इस जैसे क्या, दोनों दो बराबर लग रहे हैं, तो इसीलिए याद रखेंगे द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी उभय पद प्रधान समास, ठीक है। अब देखिए बहुब्रीहि समास, यानी उभय पद अप्रधान समास, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। तो चलिए एक बार बताते हैं, दोबारा से रटा दें आपको। देखिए प्रथम पद किसका प्रधान रहेगा, जो कि आ से शुरू होगा, यानी अव्यय भाव समास का प्रथम पद प्रधान होगा, ठीक, अव्यय भाव का। अब देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, तो द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, देखिए दोनों बराबर लग रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, ठीक है, इसके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। अब देखिए बहुब्रीहि में क्या है, बहुत ब्रीहि है, बहुत वीर है ना, तो बहुत वीर है, इसका मतलब उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, वो खुद मतलब तीसरा पद लेके आएगा प्रधान करने के लिए ना, तो यह समझ लेंगे कि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होगा, और जो भी बचे हैं दोस्तों इसके अलावा सबका द्वितीय पद प्रधान होगा, ठीक। अब देखिए समास के भेद पूछे, तो समास के भेद मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। कौन कौन सा है, अव्यय भाव जिसका पूर्व पद प्रधान होगा, एक बार देखते जाते हैं, तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होंगे, क्या, दोनों पद प्रधान होंगे, और द्विगु समास जिसका क्या होगा, अंतिम पद प्रधान होगा और संख्यावाचक होगा, ठीक है, प्रथम पद का होगा संख्यावाचक। कर्मधारय समास, इसमें क्या होगा, इसका भी अंतिम पद प्रधान होगा, और इसमें क्या होगा, विशेष विशेषण का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा दोस्तों, वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब देखते दोस्तों पहला समास हमारा क्या, अव्यय भाव समास। क्या, अव्यय भाव समास के बारे में देखते हैं, अव्यय भाव समास होता क्या है। देखिए हमने पहले बता दिया कि इसका पहला पद प्रधान होगा, तो समझिएगा इस समास का पहला पद अव्यय और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी पहले पद की प्रधानता होती है। और देखिए ज्यादातर इसकी पहचान क्या होती है, इसके पूर्व पद क्या होते हैं, उपसर्ग जाति के होते हैं, मतलब उपसर्ग लगा होगा, किस प्रकार के, कहीं भी इसकी पहचान करना हो दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस के आगे अनु लग जाए, आ लग जाए, प्रति लग जाए, भर लग जाए, यथा लग जाए, यावत लग जाए, हर लग जाए, बे लग जाए, ला लगा हो, उप लगा हो, इस तरह के सेंटेंस अगर लगते हो, या फिर किसी चीज का द्विरुक्त हो जाए, यानी वही सेंटेंस का दो बार रिपीट हो जाए, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका अव्यय भाव समास होगा, ठीक, समझ रहे होंगे। देखिए जैसे कि अनुरूप, देखिए अनुपसर्ग है ना, तो इसका मतलब क्या था, रूप के योग्य है ना, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है ना, हमने पढ़ा था प्रतिधन एक प्रत्येक, तो एक एक के प्रति, इसमें क्या है आपका अव्यय भाव। आजन्म में क्या है दोस्तों, बड़ा आ गया, देखिए ये देखिए मिल गया ना, आजन्म जन्म पर्यंत, प्रतिदिन देखिए प्रति लग गया है ना, तो ये उपसर्ग तो है, प्रतिदिन दिन दिन हो गया, यथाशीघ्र, यथा कहीं भी लगा मिलता तो बिल्कुल और बिल्कुल अव्यय भाव का आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, ठीक है। यथाशीघ्र जितनी शीघ्र हो जाए, भर पेट, देखिए भर क्या है, उपसर्ग लगा, भर पेट, पेट भर के, यथार्थ देखिए यथा लगा है ना, यथा अर्थ के अनुसार हो गया, यथाक्रम कर्म के अनुसार, ठीक है। देखिए परोक्ष, अच्छ के परे,
ठीक है, मतलब सामने, अक्ष के सामने दोस्तों ना, परोक्ष हो गया, ठीक है, परे, परे मतलब बाहर है ना, बाहर, अक्ष से अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब देखिए बतौर, बा लगा है उपसर्ग ना, देखिए उपकूल में उप उपसर्ग लगा है, कूल के निकट, बेलगाम है ना, बेलाग, सो बेलाग तो बिना लाग के बे लगा है ना, उसी तरह समक्ष, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष भी इसी में होगा, ठीक है, बेशर्म, बे उपसर्ग लगा, बखूबी, बा लगा है, खूबी में बा उपसर्ग लगा है, ठीक है, बेरहम, बेरहम में दोस्तों बे उपसर्ग लगा है, ठीक है, लाजवाब में ला उपसर्ग लगा है, ठीक है, जवाब में ला उपसर्ग लगा है। तो इस तरीके जहां भी कहीं उपसर्ग वाले होते हैं वहां पर आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास। कुछ ऐसे भी दे लेते हैं, जैसे प्रत्युपकार हो गया है ना, निर्भय हो गया, बिना भय का है ना, भूतपूर्व हो गया, भूत उपसर्ग लगा, पूर्वोक्त हो गया, प्रत्यंग हो गया, निधड़क हो गया, मनमाना हो गया, यथाक्रम हो गया, बेसहूर हो गया और यथाशक्ति होगा। यहां पर भी आपका अव्यय भाव समास ही होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे कि विवाहोपरांत, तो यहां भी दोस्तों विवाह के उपरांत यहां भी आपका अव्यय भाव समास ही होगा। मृत्यु उपरांत, तो मृत्यु के उपरांत दोस्तों विवाहेतर, तो विवाह के इतर दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये भी आपके अव्यय भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ इसके अपवाद देख लेते दोस्तों कि अपवाद किस तरह से होते हैं, ठीक, अपवाद तो नहीं मगर हम अपवाद की श्रेणी में रख के इनको समझा सकते हैं आपको। देखिए जब किसी संज्ञा शब्द या किसी शब्द का दोहराव हो, कोई भी शब्द है दोस्तों उसका दोहराव कर दिया जाए तो वहां भी अव्यय भाव समास होता है, जैसे दिन दिन। अब देखिए यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें दोस्तों, द्वंद्व समास में। क्या द्वंद्व समास में बोलेंगे, यहां पर क्या योजक चिन्ह है और सेंटेंस रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो यहां पर देखिए योजक तो लगा है, बिल्कुल योजक लगा है, तो आपको द्वंद्व होना चाहिए था, मगर वही चीज देखिए दिन और दिन दोनों सेम चीज रिपीट हो रही है ना। अगर यहां पे दिन रात होता, समझिएगा, अगर दिन रात कहता वो तब आपका क्या होता, द्वंद्व समास होता। अब इसने दिन दिन कह दिया, रात नहीं कहा, सेम सेंटेंस का अगर रिपीट होगा दोस्तों तो वहां पर आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा, ना कि आपका द्विगु समास, ठीक है, सॉरी द्वंद्व समास, ठीक, समझिएगा। अब देखिए यहां पर रात रात कह दिया तो रात रात दोनों चीजें वही आ रही है ना। पल 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 हो गया, दिनों दिन मतलब दिन दिन हो गया, रातों रात मतलब रात रात हो गया, हाथों हाथ तो हाथ हाथ हो गया, कानों कान कान कान, लाभो लाभ लाभ लाभ, दिनानुदिन दिन दिन। यहां पर कोई चीज रिपीट हो रहा दोस्तों, वहां पे क्या होगा, आपका अव्यय भाव समास होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है अपवाद, कि देखिए जब किसी नदी के आगे कोई संख्यावाचक शब्द लगा हो, किसी भी नदी का नाम हो उसके आगे कोई संख्यावाचक शब्द लगा हो तो वहां भी अव्यय भाव समास होगा। जैसे पंचगंगा, अब देखिए पंचगंगा आपको देख के क्या लग रहा होगा कि ये दोस्तों द्विगु समास है। क्या द्विगु समास है, ठीक है, मगर ये द्विगु समास नहीं होगा। अगर नदी के सामने कोई संख्यावाचक शब्द लगा है तो वो क्या होगा दोस्तों, आपका अव्यय भाव समास। उसी प्रकार से द्वियमना है ना, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये क्या होंगे आपके अव्यय भाव समास। तो बिल्कुल अच्छे समझ आइएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने आज पूरा अव्यय भाव समास देख लिया है, नेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों, ठीक, तत्पुरुष समास। फिर इसी तरह हम एक एक पार्ट में सारे समास को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो लगभग हमारा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। आप जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर के आप जरूर देखिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।